हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में पॉलिटी के सेक्शन में जो आज का टॉपिक है वो है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आपके संविधान में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में कैग बताया गया है कि कैग का ऑफिस होगा, कैग के जो अपॉइंटमेंट होंगे वो कैसे होंगे, उनकी ड्यूटी क्या होगी, वो अगर इंडिपेंडेंट एक ऑफिस कहलाते हैं तो कैसे कहलाएंगे, उनका पावर क्या क्या होगा एंड सो ऑन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। साथ ही हम देखेंगे इससे जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, चाहे वो क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आए हो, चाहे वो स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जामिनेशन में आए हो। तो सबसे पहले समझते हैं कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलने का मतलब। अगर हिस्ट्री से बात करो कि स्टार्ट कहां से हुआ तो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो उस एक्ट में सबसे पहली बार इंपीरियल ऑडिटर जनरल ऑफिस क्रिएट किया गया था। इंपीरियल ऑडिटर जनरल का ऑफिस जो ऑडिट करती थी ब्रिटिश के अकाउंट्स की। बाद में यही धीरे धीरे चेंज होता गया। आपका मार्लियामेंटो रिफॉर्म में भी ये ऑडिटर जनरल का ऑफिस आया, और जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो फाइनली कैग का ऑफिस उस पर बनाया गया था। कैग, ध्यान से समझना, कैग में सी जो है वो कहलाता है कंट्रोलर। दिस इज नॉट कंट्रोलर, दिस इज कंट्रोलर, जिसको कहा जाता है नियंत्रक। ध्यान से समझो इस वर्ड को, नियंत्रक। नियंत्रण और नियंत्रक में अंतर है। नियंत्रक मीन्स क्या होता है, यानी कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर वो व्यक्ति है जो परमिशन देगा भारत के जो कंसोलिडेटेड फंड हैं उस फंड से पैसे को निकासी करने के लिए। मतलब कह लो कि कंट्रोलर मीन्स कि वो व्यक्ति गिविंग सैंक्शन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो क्या भारत में यह सुविधा है? ये सोचो, भारत में जब हम लोग मनी बिल पढ़ते हैं या जब हम भारत के बजट को देखते हैं, जब हम पैसे को देखते हैं भारत का, तो पैसे को देखते समय हम लोग क्या पढ़ते हैं उसमें, जो हम लोग मनी बिल पढ़े उसमें भी हम लोग क्या पढ़े कि लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल सकती है। तो कंट्रोलर मींस होता था कि वो व्यक्ति जो सैंक्शन करने का परमिशन देता है। बट इन इंडिया हमारे यहां कंट्रोलर है ही नहीं। जो कॉन्सेप्ट है, चूंकि हम लोग ब्रिटिश लेगेसी से कॉपी किए हैं बहुत सारी चीजों को, तो कैग में जो सी वर्ड यूज होता है कंट्रोलर, जिसको एक्चुअल मीनिंग है कि जो आपको सैंक्शन का पावर देगा। तो सैंक्शन का पावर तो चूंकि लोकसभा के साथ है, लोकसभा जो है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए लोग बैठे हैं, और हमारे यहां कह लो कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी है या कहो कि लेजिस्लेचर की सुपरमेसी है। तो लेजिस्लेचर के पास फाइनली अथॉरिटी है पैसे को निकासी करने की। तो कंट्रोलर वर्ड जो यहां पर है वो इंडिया के लिए नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि कंट्रोलर जो होता है वो पैसे को निकासी करने का सैंक्शन अथॉरिटी उसके पास रहती है। बट इंडिया में ये अगर बात करो तो ये केवल हमारे यहां ऑडिटर जनरल है, यानी हमारे यहां ये एजी ऑफिस है। बट हम लोग चूंकि कॉपी किए हैं ब्रिटिश से, तो हम लोग कैग का ऑफिस उसको कहते हैं। बट यहां पर कैग कंट्रोलर एक्चुअल में फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये तो वही हमारी पुरानी बातें। अब आ जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए। तो आर्टिकल 148 जो है वो बोलता है कि भारत का जो संविधान है वो बताता है कि 148 में कि कैग नाम का एक ऑफिस भारत में होगा जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा। तो कैसे इंडिपेंडेंट होगा ये हमें समझना है। दूसरा, इसको कहा जाता है कैग को लोक निधि, जो पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक फंड, उसका ये गार्जियन है। कैसे गार्जियन है ये भी हम समझेंगे। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कहा गया था कि भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अगर कोई है तो वो होगा कैग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा कहा गया है कैग के बारे में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मींस क्या, जो फाउंडर हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वो कह रहे हैं ये बात, तो इट मींस कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो जुड़ी हुई है। दूसरा कहा जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी,
लोक लेखा समिति के ये आंख और कान होते हैं। लोक लेखा समिति तो आप जानते ही हो, जब हम पढ़े उसको भी लोक लेखा समिति को, तो लोक लेखा समिति एक स्ट्रॉन्ग कमिटी है जो अकाउंट्स को डील करती है। तो लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की ये आंख और कान कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, इसके मीनिंग को भी हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है कि ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है, और इंपॉर्टेंस इसलिए भी आपके लिए जरूरी है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो लगभग आपको एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे ही। जब इतना इंपॉर्टेंट एक ऑफिस है तो ऑब्वियसली एग्जामिनेशन वाले इससे क्वेश्चन आपको देंगे ही देंगे। तो हमको समझना है इन सभी बातों को। तो सबसे पहला बात करते हैं, अगर हम इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, तो कैग का जो काम है वो काम जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को लाना। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में लेजिस्लेचर जो है वो सबसे ऊपर है। लेजिस्लेचर जो है हमारा विधायिका, वो सबसे ऊपर काम करता है। ध्यान से समझो इसी चीज को, बस एक लाइन से यहां आपको समझ में आ जाएगा। लेजिस्लेचर मतलब क्या हो गया, दो पार्ट होंगे इसके, एक होगा आपका लोकसभा, दूसरा होगा आपका राज्यसभा, दोनों को मिलाकर बन गया हमारा विधायिका। अब अगर कंपैरिजन करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे कंपैरिजन किया जाए, कहा जाता है ये आपका अपर हाउस है, ये आपका लोअर हाउस है, बट अगर हम कंपैरिजन करें दोनों के बीच में तो मोस्ट पावरफुल ऑफिस कौन सा होगा, ऑब्वियसली वो ऑफिस होगा लोकसभा का। लोकसभा को कह सकते हो पावरफुल। क्यों कहते हैं पावरफुल, ये समझो। पहला कारण, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए लोग यहां बैठते हैं, ये डायरेक्टली यहां पर इलेक्शन होता है, और यहां पे इनडायरेक्ट होता है। तो पहला रीजन तो यही है। दूसरा जो रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, कि किसी के पद को बड़ा या छोटा करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व होती है। जिसके पास फाइनेंशियल पावर होगा वही बड़ा होगा। मींस क्या है, जब आप पढ़ते हो मनी बिल को, तो मनी बिल को जब आप पढ़ोगे तो देखोगे मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होगा, जब स्टार्ट लेगा मनी बिल, तो वो स्टार्ट लेगा हमेशा लोकसभा से। जब स्टार्ट लेना होगा मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना होगा तो वो इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा से। राज्यसभा का रोल मनी बिल पर बहुत ही कम या कह लो नगण्य है। क्यों नगण्य है, अगर मान लो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा पर गया मनी बिल और 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने उसे वापस नहीं किया तो हम लोग मान लेते हैं कि वो राज्यसभा से पारित हो गया। मींस क्या हुआ कि राज्यसभा का जो रोल है मनी बिल पर वो लगभग नहीं के बराबर है। तीसरा बात करते हैं द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट का भी जो पावर है, यहां पर जो वीटो पावर है, वो मनी बिल पर काम नहीं करता है। प्रेसिडेंट का वीटो पावर भी मनी बिल पर काम नहीं करता है। तो आप देखोगे जहां पर हम पैसे को निकासी करने की बात करते हैं, वो पावर होल एंड सोल यहां पर लोकसभा में चला गया। वो पावर लोकसभा के पास है। सो हम कहते हैं लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। क्यों पावरफुल है, क्योंकि पैसा लोकसभा के पास है, और फाइनेंशियल मैटर यानी फाइनेंशियल मैटर को जो डील कर रहा है उसका पद हमेशा बड़ा होता है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी का या हमारे लोकतंत्र का एक रूप है। अब बात करते हैं कैग को। कैग ने एंट्री कहां से मारना शुरू किया। कैग जो है वो एंट्री मारता है यहां से कि जो लोकसभा मनी बिल, या लोकसभा में भी कहो कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मींस क्या हुआ, प्रेसिडेंट, आपके मिनिस्टर्स टोटल हेडेड बाय पीएम, तो ये आपके एग्जीक्यूटिव है, इनके पास पावर है, यही मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लोकसभा को एक तरीके से अपने अनुरूप चला रहे हैं, और कैग का काम यहां से शुरू होता है। कैग इनसे क्वेश्चन पूछता है एग्जीक्यूटिव से कि आपने जो राशि खर्च की वो सही तरीके से खर्च हुई कि नहीं हुई। यानी कि यहां पर फाइनेंशियली अकाउंटेबिलिटी लाने की जिम्मेदारी किसकी है, वो कैग की है। किसी भी डेमोक्रेसी में फाइनेंशियल मैटर को अगर पटल पर रखने का जिसके पास अधिकार होगा वो व्यक्ति ही इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि वो आपके द्वारा खर्च किए गए पैसे का हिसाब मांग रहा है। अब यहां से शुरू होता है आपका कैग का रूल। जैसे मान लो कि बजट सेशन हुआ और सर्टेन किसी स्कीम में डिसाइड किया गया कि 1000 करोड़ रुपए जो है वो फलाना एक प्रोजेक्ट में खर्च की जाएगी। कैग वहां पर कुछ नहीं कहेंगे। वो जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा
तब कैग का रोल शुरू होता है कि आपने जो 1000 करोड़ रुपया खर्च किया वो सही तरीके से खर्च हुआ या नहीं हुआ। दूसरा, अगर आपने खर्च किया तो वो जो खर्च हुआ वो जनता के लिए उपयोगी है या नहीं है। तो यहां से ये कैग जो है वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस आस्क करना शुरू करता है। सो हम कह सकते हैं कैग का जो रोल है वो है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लाना, चेक्स एंड बैलेंस बनाना कि आपके द्वारा जो भी पैसा, जनता का पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं वो सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ऑडिट करना कैग का काम है। और कैग जो है वो अपने द्वारा किए गए ऑडिट के रिपोर्ट को डायरेक्ट प्रेसिडेंट को समर्पित करते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को फिर आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखते हैं, जिस पर उस पर डिबेट होती है, फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी उसे अपने पास ले जाती है। वो आगे का हमारा प्रोसेस है। तो एक तरीके से समझ लो कि अगर कहा गया हो आपको कि लोक निधि पब्लिक अकाउंट्स का अगर गार्जियन कहा गया है कैग को, तो वो कहीं से गलत नहीं कहा गया है। इसलिए इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पब्लिक अकाउंट का अभिभावक किसे कहा जाता है, वो है आपका कैग। क्यों कहा जाता है वो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। अगर अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कैग होगा, तो वो भी सही है। क्यों सही होगा? क्योंकि वही वो व्यक्ति है जो पब्लिक अकाउंट में अकाउंटेबिलिटी को ला रहा है, वही व्यक्ति है जो ट्रांसपेरेंसी को ला रहा है। कहीं ना कहीं से राशि जब फाइनेंशियल मैटर है तो वो जितना साफ दिखे, वो जितना पारदर्शी हो, वो उस देश के लिए उतना ही अच्छा होता है। लोक लेखा समिति, जब हम देखेंगे कि जब प्रेसिडेंट के पास वो ऑडिट रिपोर्ट जाता है तो प्रेसिडेंट उस ऑडिट रिपोर्ट को हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रख देते हैं और वहां से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है वो उस ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है और उसके फाइंडिंग्स को फाइनली वो लोकसभा में रखती है। यानी कि कह लो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये आंख और कान अगर कहा गया है तो ये भी गलत नहीं कहा गया है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन से ही उठाए गए स्टेटमेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में हमेशा आते हैं। अब आते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जो होता है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। कैग का अपॉइंटमेंट जो होता है वो अपॉइंटेड होते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया से। टेन्यूर की बात करो तो 6 साल का इनका टेन्यूर होता है। इनका जो टर्म है वो 6 ईयर का है या 65 ईयर्स, जो पहले आ जाए, 6 साल के लिए या 65 साल का उनका उम्र हो। अगला जो है इसमें कि वो रिजाइन कर सकते हैं, वो किसी भी समय अपने पद से रिजाइन कर सकते हैं। एड्रेस करेंगे वो किसे? राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अगर कैग को रिजिग्नेशन देना हो तो रिजिग्नेशन वो किन के नाम से लिखेंगे? वो लिखेंगे अपने राष्ट्रपति के नाम से, जो उन्हें अपॉइंट कर रहा है उन्हीं के नाम से वो अपना रेजिग्नेशन लिखेंगे। अब आते हैं कि कैग को क्या हटाया जा सकता है। जैसा अटॉर्नी जनरल में था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो जब चाहे तब आप उन्हें वहां पद से हटा सकते हो, उसके लिए किसी ग्राउंड की आवश्यकता भी नहीं थी। बट कैग को हटाने के लिए ग्राउंड की आवश्यकता है। कैग को आप हटा सकते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की तरीका हो। जो तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की है उसी तरीके से कैग को हटाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैग को आप डिसमिसल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको अगर कैग को हटाना है तो आपको बाय द एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही आप कैग को उस पद से हटा सकते हैं। अगर पद की बात करें तो पद जो, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने की पद्धति नहीं जानते हो तो वो सिंपल तरीका होता है। वहां पर क्या है कि आपको दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में आपको विशेष बहुमत के साथ उनको हटाने का प्रस्ताव पारित करना होगा, तब जाकर आप उसे पद से हटा सकते हैं। प्रस्ताव पारित करने का जो अधिकार होगा वो या तो मिसबिहेवियर हो सकता है या हो सकता है इनकैपेसिटी, यानी कि आप उसे हटाने के लिए दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर ही आप उसे हटा सकते हो। तो ये आपका 2 आधार हुआ कैग को हटाने का तरीका। क्या हुआ कि आपको दोनों सदन में बहुमत प्राप्त करके प्रस्ताव पारित करना होगा। दिस इज द मैनर टू रिमूव कैग फ्रॉम दैट ऑफिस। अब आते हैं अगले चीज पर, इंडिपेंडेंस, कि इनका ऑफिस इंडिपेंडेंट, या कहो कि कैग
स्वतंत्र हैं, किस प्रकार से स्वतंत्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई जगह मिलेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कई जगह पर कि ये ऑफिस स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस बोलने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस बोलने का मतलब ये होता है कि उसके ऑफिस को जो आपका एग्जीक्यूटिव है या जो आपका लेजिस्लेचर है वो डिस्टर्ब ना करे। कैसे डिस्टर्ब नहीं करता है ये देखो, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है, सबसे पहला चीज यहीं पर है कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, जो किसी दल के नहीं होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड, अब जब पद पर आ गए तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, तो इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, इनका रिमूवल, इनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको दोनों सदन में बहुमत पारित कराना पड़ेगा, यानी उनके रिमूवल का जो प्रस्ताव होगा उसके लिए दोनों सदन से आपको बाय द स्पेशल मेजॉरिटी आपको उस प्रस्ताव को पारित कराना होगा, यानी आप इसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं। तीसरा, सैलरी जो इनकी होती है वो इक्वल होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सैलरी इनकी इक्वल है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहां तक तो चलो ठीक है। अगला, सैलरी जो इनकी होती है, जो इनकी सैलरी होती है वो चार्ज्ड होती है, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। जानते हो कि जब हम फंड पढ़ रहे थे, जब हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी, 3 तरह के फंड होते हैं भारत में, जिसमें 2 तरह का खर्च होता है, एक होता है चार्ज, एक होता है वोट ऑन। चार्ज और वोट ऑन में क्या अंतर होता है ये भी समझ लो। अगर नहीं क्लास को देखे हो, चाहो तो देख सकते हो उस क्लास को, वो क्लास डाला हुआ भी है आपके चैनल पर ही। 2 तरह से पैसा निकासी होता है, एक चार्ज होता है। चार्ज मतलब क्या हुआ कि ये आपके वो खर्च हैं जो आपको करने ही करने हैं। अब वोट ऑन खर्च जो होता है वो होता है कि वैसे खर्च जिस पर पार्लियामेंट में या कहो लोकसभा में वोट पड़ेगा कि हाँ ये खर्च हम इस बार करने लायक हैं या नहीं है, तो उस खर्च में हम कटौती भी कर सकते हैं। हो सकता है वो हम बढ़ाकर भी कर सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का सैलरी, इवन आप एग्जांपल लो, जैसे बिहार सरकार में काम कर रहे हुए जो व्यक्ति है उनकी सैलरी वोट ऑन होती है, मतलब उन्हें अलॉटमेंट मिलेगा। अगर बजट में अलॉटमेंट दिया गया है तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा, देन आप अपनी सैलरी को निकाल सकते हो। दूसरा होता है चार्ज, कि आपको इतना सैलरी देना ही पड़ेगा, इस पर आप लोकसभा में बहस नहीं कर सकते हो, ये आपका वो खर्च है जो आपको देना ही पड़ेगा। तो इनका जो सैलरी है वो है चार्ज, यानी इसके सैलरी पर लोकसभा में कोई बहस होना ही नहीं है। तो जब आपका सैलरी फिक्स कर दिया गया और सैलरी आपको जितना मिलना है वो बिना किसी रोक टोक के मिलेगा, तो आप कह सकते हो कि आप इंडिपेंडेंस हो। उसके बाद अगला जो चीज लाया जाता है, वो जब तक अपने पद पे है तो पद पर है, जब वो पद पर नहीं रह जाए तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर के पात्र वो कभी नहीं रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो कैग के पद से रिटायर कर गए वो अब भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के पात्र नहीं है। तो वो एक तरीके से कहो कि ये आगे चलकर भी इनको किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दिया जा सकता है कि हाँ भाई चलो तुम मेरा काम कर दो, कल को जब तुम रिटायर करोगे तुमको हम फलाना चीज बना देंगे, ऐसा भी इनको प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है। सो हम कह सकते हैं कि ये ऑफिस पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट ऑफिस की तरह काम करता है। नेक्स्ट आते हैं इसके ड्यूटी एंड पावर पर। तो ड्यूटी एंड पावर जो है वो आपका डिस्क्राइब है आर्टिकल 149 से। ड्यूटी और पावर की बात करें तो सबसे पहला बात करो ड्यूटी का। जो आपके 3 तरह के फंड है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, ये सभी प्रकार के भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी सरकार है उसके सभी प्रकार के फंड का ऑडिट कर सकते हैं, उनके खर्चों का, उनके सभी प्रकार के खर्चों का ऑडिट ये कर सकते हैं। और उस ऑडिट को करने के बाद चाहे वो कंसोलिडेटेड फंड का ऑडिट हो, चाहे वो कंटीजेंसी फंड का ऑडिट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, इवन वो पब्लिक अंडरटेकिंग ही क्यों ना हो,
वो सभी प्रकार के अकाउंट्स का वहां पर, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वो सभी प्रकार के अकाउंट, सभी प्रकार के डिपार्टमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे। दीज आर ड्यूटीज, और यही कहो उनका पावर है कि ये इस प्रकार से सभी ऑफिसों का ऑडिट करेंगे और ऑडिट का रिपोर्ट वो डायरेक्टली देंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का कर रहे हैं तो वो उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट के पास, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कर रहे हैं तो करेंगे गवर्नर के पास। तो ये हो गया इनका। अब आते हैं इनके जगह पर कि ये जो फंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है वो तो आपको याद रखना है, वो आर्टिकल आपका 151 में बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर वो फंड्स का ऑडिट किए हैं तो वो प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स का ऑडिट किए हैं तो वो उस स्टेट के गवर्नर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर मोटा मोटी आपके पास जो आर्टिकल हो गया 148, अगर बात करो तो 148 जो है वो कैग के ऑफिस को डिस्क्राइब करता है, 149 जो है उसके ड्यूटीज और पावर को डिस्क्राइब करता है, 150 जो है वो फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स होंगे यूनियन और स्टेट के वो बताएंगे, और 151 बताएंगे ऑडिट रिपोर्ट्स कि किसको वो सबमिट करेंगे। तो ये हो गया आपका कैग से रिलेटेड लगभग सारी चीजें। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर देखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा, उस क्वेश्चन में ये यूपीएससी का क्वेश्चन था आपका, तो यूपीएससी ने पूछा था बड़ा, इस क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे पहला जो था कि भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ऑब्वियसली ये सही है आपका। फिर था आकस्मिकता यानी कंटीजेंसी फंड और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय का लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, तो ये भी सही है। हो क्या रहा है इसमें कि जो लास्ट ऑप्शन था आपका डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो हमने जो स्टार्टिंग में बताया था, कंट्रोलर का एक्चुअल मतलब यही होता है कि कंट्रोलर का यही काम है कि वो उस पूरे फंड पर कंट्रोल करे कि उसके निकासी और उसके जमा होने तक उस पर उसका पकड़ हो। ये ब्रिटेन में है, इंडिया में कंट्रोलर वर्ड का मीनिंग नहीं है, इसीलिए ये आपका आंसर जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑब्वियसली ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी सही है आपका। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं, ये भी सही है आपका। और लास्ट जो है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, ये नहीं सही है क्योंकि राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकते हैं उन्हें, उसे विशेष रीति जो आपको बताया गया था कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत का प्रस्ताव पारित करने के बाद ही पदच्युत किया जा सकता है। सो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन आपका था यूपी पीएससी का, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है। तो हम जानते हैं हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के समान है। आपका ऑप्शन दिया हुआ यहां पर, एक नंबर में लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा में भारत का महान्यायवादी, तीसरा जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, और चौथा जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपी में ही पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो ऑब्वियसली वो कौन सा होगा, आपका आर्टिकल 148 होगा। तो आपके आंसर जो हो जाएंगे ए दिया हुआ है 146, बी है 147, सी है 148 और डी है 149। तो आपका आंसर होगा सी।
फिर है निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक लेखा एवं महालेखा परीक्षक का पद का सृजन किया गया है। जो पद है वो किसके द्वारा सृजित है? ऑप्शन है संसदीय अधिनियम के द्वारा, दूसरा है बी संविधान के द्वारा, तीसरा है मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा, और डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि संविधान ही हमें प्रोवाइड कर रहा है आर्टिकल 148 के अंतर्गत कि भारत में कैग का ऑफिस होगा। सो आपका आंसर होगा बी। तो देखो क्वेश्चन जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको जितना बताया गया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो अगर इस क्लास को आप कर लिए हो पूरी तरह से और क्वेश्चंस को भी देख लिए हो तो होप आपका दिमाग में कैग को लेके अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है तो जल्दी जल्दी आपको सभी टॉपिक्स पूरे करने हैं, और हम लोग की भी कोशिश ये है कि आपको अधिक से अधिक टॉपिक हम लोग करके इसी तरीके से दें जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ा दो और साथ में उसके साथ जो कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ करा दो, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर ना रहे। तो होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक व्यूअर्स हमारे चैनल को मिल सके। और हमारे पुराने वाले जितने क्लासेज हैं उसे देखने के लिए उसके लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। यह है आपकी हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।